ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खबर आज 1 मिनट वेट कर लेते हैं। मेरे ख्याल में अगर आपके दूसरे साथी उसामा हैं, अगर वो भी आ जाएं तो। नहीं, अनस हैं, अनस। जी सर, अनस है, मैं उनको मैसेज कर दे। मैसेज कर देते हैं कि जो है वो ज्वाइन कर लें। ओके, कुछ लेक्चर स्लाइड्स जो हैं वो हमने आपके लिए बनाई थी। कुछ लेक्चर स्लाइड्स हमें और भी प्रिपेयर करनी है। तो प्राइमरीली जो परफॉर्मेंस का सेक्शन है वो 3 हिस्सों में बना है। अगर हम इसको क्विकली एक दफ़ा रिव्यू कर लेना तो ये हमारा एक छोटा सा रिफ्रेशर हो जाएगा। ठीक है सर। हाँ, अच्छा, साथ साथ हम इस सेशन को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, क्योंकि अब जो हमदर्द यूनिवर्सिटी का जो LMS है वहाँ पे अब उन्होंने बताया है कि अब हमें ये जो रिकॉर्डिंग है और जो स्लाइड्स हैं ये अब हमें वहाँ पे अवेलेबल करनी पड़ेंगी। तो आज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर देते हैं। अनस जो है वो ज्वाइन कर लेंगे इंशाल्लाह शॉर्टली। ओके, कंप्यूटर परफॉर्मेंस से पहले तो ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करेगी कि वो कंप्यूटर जो है वो किस एप्लीकेशन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। और साथ साथ हम एक दो चीज़ों का और ख्याल रखेंगे, वो ये है कि वक्त गुजरने के साथ एप्लीकेशन में क्या इन्हेंसमेंट जो है वो पॉसिबल है, ताकि उसके हिसाब से हार्डवेयर जो है फ्यूचर में यूज़फुल हो। ऐसा ना हो कि आज हमने एक हार्डवेयर अभी जो एप्लीकेशन इस वक्त पॉपुलर है उसके हिसाब से हमने ख़रीदा है या चूज़ किया है, लेकिन 1 साल या कुछ टाइम के बाद जो है वो नई एक एप्लीकेशन में इन्हेंसमेंट हो जाती है और उसमें जो कंपोनेंट हार्डवेयर इनको की जो रिक्वायरमेंट है वो हमारा कंप्यूटर सिस्टम जो है वो मीट ना कर पाए। ये चीज़ें काफ़ी जो है वो डिस्ट्रक्टिव हो जाती हैं अगर एक बिजनेस या जैसे एक बैंकिंग सिस्टम है या ऐसे बिजनेस जिनका कंप्यूटर्स पे जो इन्हसार है वो ज़्यादा है, जैसे गेमिंग डिज़ाइनिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं। इसी तरीके से ये जो वीडियो रेंडरिंग के जो सिस्टम्स हैं, तो इसलिए जो कंप्यूटर परफॉर्मेंस की टर्म होगी वो अपने कॉन्टेक्स्ट के साथ डिफाइन की जाएगी। हम जो चीज़ देखेंगे वो ज़्यादातर जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है उसको और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को मिला के समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो ये हम देखें, इस चैप्टर 2 में जो टॉपिक्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि टॉपिक 2.1 है डिज़ाइनिंग फॉर परफॉर्मेंस। इसमें जो ज़्यादा फोकस उन्होंने किया है वो स्पीड के ऊपर किया है, माइक्रो प्रोसेसर स्पीड के ऊपर। अब हमें पता है जब हम कंप्यूटर की हिस्ट्री और देख रहे थे तो उसमें हमने एक चीज़ जानी थी, बाय द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज़ अवेलेबल इन टेबल्स। तो टेबल्स में डिफरेंट इंफॉर्मेशन प्रोसेसर्स के बारे में मौजूद थी। वहाँ पे हमने एक चीज़ जानी कि वक्त गुजरने के साथ साथ जो प्रोसेसर की स्पीड है उसमें इजाफा होता जा रहा है।
इस तरीके से इसमें एक सब टॉपिक जो है वो परफॉर्मेंस बैलेंस के हवाले से है, और ऑर्गेनाइजेशन और आर्किटेक्चर में जो चिप यानी जो हार्डवेयर लेवल पे जो इम्प्रूवमेंट्स है उनकी डिस्कशन। फिर आगे क्लासिफिकेशन जो इस वक्त थोड़ी मार्केट में पॉपुलर है उनके बारे में। मल्टी कोर सिस्टम है जिसमें हमने ये जाना कि जो हमारे पास 10th जनरेशन इंटेल का प्लेटफॉर्म है उसमें नंबर ऑफ कोर्स जो हैं वो कुछ ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू जो उसकी अर्लियर जनरेशन है। ठीक है, इसको अभी हम देख लेते हैं दोबारा से एक दफ़ा। सेकेंडली हमने एक चीज़ देखी, मैनी इंटीग्रेटेड चिप्स, मैनी इंटीग्रेटेड कोर्स, यानी बहुत सारी कोर्स तकरीबन 50 के करीब, और अगर उससे ज़्यादा हो जाए तो फिर ये ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट जनरल पर्पस, ये दो कम्बिनेशन में हो सकता है। एक तो ये कि जीपीयू को एज ए जनरल पर्पस प्लेटफॉर्म के तौर पे यूज़ किया जा रहा हो, या सीपीयू प्लस जीपीयू जो है वो एक ही एप्लीकेशन में इस्तेमाल हो। इसको हम देख लेंगे। देन देर आर टू लॉज, जो कि एक अंदाज़ लॉ कहलाता है और एक लिटल्स लॉ कहलाता है। ये लॉज जो हैं ये बताते हैं कि किस तरीके से जो परफॉर्मेंस है ना उसकी लिमिटेशंस होती है। ठीक है, इस तरीके से फिर आगे जब हम चलेंगे तो हम देखेंगे कि जिस तरह हमने माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड की बात की थी, उसका लिंक क्लॉक की स्पीड के साथ होता है, और एक चीज़ कहलाती है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन रेट। मीन पे हम फोकस नहीं करेंगे ये, क्योंकि कंप्यूटर से कैलकुलेट होती हैं ये सारी चीज़ें, फार्मूलाज गिवन हैं। बेंचमार्किंग को थोड़ा सा हम जरूर टच करना चाहेंगे। सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो पाइपलाइनिंग का है। पाइपलाइनिंग का जो कंसेप्ट है, यहाँ मैं जो एनोटेशंस है वो उठाना चाहूँगा कि जो एनोटेशंस हैं उनकी मदद से हम ये चीज़ जो है वो जानते हैं। पाइपलाइनिंग इज प्राइमरली execution and instruction involves multiple stages of operation. Multiple stages, one instruction and the execution of that instruction in multiple stages. Then what are those stages? Fetch, instruction fetch, then decoding the operation code. Then if there are operands, then fetching those operands, then performing the computation जो भी उसमें mathematical operation है, और उसके बाद उस computation का जो result है उसको saving into the memory. So these are some of the stages in which an instruction goes through. If we introduce the pipelining inside a microprocessor, then we can speed up the instruction execution in a way कि जिसमें जो है वो पाइपलाइनिंग में एक पार्ट में तो इंस्ट्रक्शन फेच हो रही होगी, और एक में डिकोड हो रही होगी, और एक में ऑपरेंड्स जो है उनको फेच किया जा रहा होगा, और एक में कैलकुलेशन हो रही होगी। So pipelining enables a processor to work simultaneously on multiple instructions. Single microprocessor working on execution of multiple instructions in because they can be executed in multiple stages. Okay, the processor overlap operation by moving data or instructions in a conceptual pipe with all of the stages or the pipes processing simultaneously. For example, while one instruction is being executed, the computer is decoding the next instruction. This is the same principle as we can see in the assembly line. यानी जैसे
कोई फैक्ट्री है तो उसमें एक असेंबली लाइन होती है, जैसे गाड़ियों की असेंबली हो रही है, तो गाड़ियों की असेंबली लाइन में मुख्तलिफ पार्ट्स आके गाड़ी जो है उसको फाइनल शेप दे रहे होते हैं। तो आप देखें कि एक ही जो सप्लाई लाइन है उसके ऊपर अगर इस स्टेज में गाड़ी के ऊपर कोई काम हो रहा है तो एक गाड़ी आगे मौजूद है जिसमें कोई और काम हो रहा है। जैसे अगर यहाँ पे उसके फ्रेम में फॉर एग्जांपल फ्रेम में जो है वो टायर लगाए जा रहे हैं, तो यहाँ पे पॉसिबल है कि उसमें जो है वो जो दरवाजे हैं यानी जो उसके डोर्स हैं उनको फिक्स किया जा रहा हो। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है उसके अंदर, उसी गाड़ी के अंदर जिसमें टायर भी लग चुके हैं और दरवाजे भी अब मौजूद हैं, अब उसमें जो है वो एक डैशबोर्ड का इजाफा किया जा रहा है और इसमें जो है वो स्टीयरिंग गाड़ी का लगाया जा रहा है और मे बी इसी में उसकी जो छत है वो भी लगाई जा रही है। फिर एक स्टेज है जिसमें उस गाड़ी को जो है वो कलर किया जा रहा है। अच्छा, हम ये आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें जो भी हम कर रहे हैं ये हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं ताकि जो है वो ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो देख भी सकें इसको। तो यहाँ इसके ऊपर जो है वो यूँ समझे कि कलर जो है वो हो रहा है। लेट से अगर हम इस गाड़ी का कलर जो है वो ब्लू कलर कर देते हैं इसको थोड़ा सा, तो यहाँ पे इसके ऊपर जो है वो कलर जो है वो ओके। तो अब आप अगर देखें तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा होगा कि एक ही सप्लाई लाइन है, उसमें एक गाड़ी जो है वो अभी टायर उसके लग रहे हैं, एक गाड़ी जो है उसके दरवाजे लग रहे हैं, एक गाड़ी जो है उसका छत बन रहा है और एक गाड़ी का एक पार्ट जो है उस पर कलर हो रहा है। इसी तरीके से इसमें हमारे पास जो है वो एक सिंगल इंस्ट्रक्शन है, उसकी मल्टीपल स्टेजेस में एग्जीक्यूशन है। तो ये स्टेजेस बन गई, 1 स्टेज, 2 स्टेज, 3 स्टेज, 4 स्टेज और मुख्तलिफ काम जो है इसमें हो रहे हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि कंप्यूटर जो है उसको शुरू में पहले एक इंस्ट्रक्शन मिलती थी तो वो ये तमाम काम करने के बाद उस इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के बाद फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फैच करता था और उसके बाद उस पर काम करता था। अब क्या है कि अब वो एक ही वक्त में अगर उसके पास 4 सीट्स हैं यानी 4 जगह हैं, 4 इंस्ट्रक्शन पाइपलाइंस लगी हुई हैं, तो 4 जो डिफरेंट इंस्ट्रक्शन हैं उनके ऊपर साइमल्टेनियसली काम हो सकता है। ओके खबर, आपको ये सर तो उसपे सर तो सिस्टम स्लो नहीं होता होगा, क्योंकि पहले तो इंस्ट्रक्शन मिलती थी वो एक एक करके पूरी करता था कंप्यूटर, लेकिन अब साइमल्टेनियसली अगर मिलती है तो वो चारों के एक साथ एग्जीक्यूट करता है। जैसे आपने बताया कि पहले मेरी गाड़ी में टायर लगे फिर दरवाजे, इसी तरह सर कंप्यूटर भी तो यही करता होगा कि पहले एक काम किया अभी वो हो ही रहा होता है कि वो आगे एक और अब जो इंस्ट्रक्शन दी हुई होती है वो पूरी करने लगता है। ओके खबर, इस चीज़ को जो आपने बताया है ना इसको समझते हैं एक अंदाज में कि ये टॉप पे मैं बना रहा हूँ। ये एक इंस्ट्रक्शन है, इसको हम डिवाइड कर देते हैं मल्टीपल स्टेजेस में, 1 2 3 और 4। अपनी सहूलत के लिए 4 हिस्सों में हम इसको डिवाइड कर देते हैं। इसमें हम कहते हैं कि इतने यहाँ से लेके यहाँ तक ये इंस्ट्रक्शन फेच हो रही है। इसके बाद जो है वो इतने पोर्शन में ये डिकोड हो रही है। और उसके बाद जो है वो ऑपरेंड्स जो हैं उनको वो फेच कर रहा है, फेच ऑपरेंड्स। and then compute or calculate.
ये एक सिंगल इंस्ट्रक्शन है या इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन है, या यूँ समझिए कि एक कन्वेंशनल कंप्यूटिंग सिस्टम है, और इसमें ये सारे काम जो है एक सीक्वेंस के साथ हो रहे हैं। इसमें T1 टाइम लगता है, इसी तरह इसमें भी कुछ टाइम लगेगा, इसमें भी कुछ टाइम लगेगा, और इसमें भी कुछ टाइम लगेगा। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए अज्यूम करें कि सेम टाइम लगता है, तो ये ऑपरेशन 4T यूनिट्स में कंप्लीट होगा। अब अगर हम इसके साथ इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और लेट्स से हम सपोज करते हैं कि एक और हमारे पास इसमें 2 पाइपलाइन हैं, तो 2 पाइपलाइन में अब जब एक ऑपरेशन जो फेच का हो गया है, एक टाइम यूनिट गुजर जाएगा, तो जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे फेच हो रही है। ठीक है, क्योंकि इस टाइम यूनिट में तो ये ऊपर वाली फेच हो रही है, ये डिकोड हो रही होगी, और ये जो है ये फिर जो है ये ऑपकोड फेच हो रहे हो। ठीक है, अब जब ये ऊपर वाली इंस्ट्रक्शन एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो जाएगी, और उसके बाद नीचे वाली जो इंस्ट्रक्शन, इसका जब आप टाइम कैलकुलेट करेंगे, तो 4T के बाद जो दूसरी इंस्ट्रक्शन है उसको भी 4T में ही एग्जीक्यूट होना, अगर सिर्फ एक सिंगल लाइन की बात करें। लेकिन जब डबल लाइन की बात करेंगे, तो अब आप देखें कि 4T, ये तो पहली तो 4T में ही एग्जीक्यूट होगी, लेकिन दूसरी जो इंस्ट्रक्शन है वो एक सिंगल टी, यानी उसको एक ही टाइम चाहिए, और एक टाइम स्लॉट और चाहिए जिसमें वो फिर कंप्यूट हो जाए। अब आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें आपको 8 टाइम के यूनिट चाहिए होंगे 2 इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए। लेकिन ये जो 2 पाइपलाइन की सूरत में आपको 5 टाइम के यूनिट्स चाहिए होंगे, और इसमें 2 इंस्ट्रक्शंस जो हैं ये एग्जीक्यूट हो जाएंगे। जी खबर, आपको समझ में आया ये? यस सर, समझ आ गया सर। इस तरीके से अगर फिर हम और बढ़ा देंगे ना इसको, और फिर 3 इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, और फिर एक और बढ़ा देंगे तो फिर 4 इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, तो उसमें आप देखिएगा कि जो है वो टाइम काफ़ी हद तक सेव होता चला जाएगा। चले, इस स्लाइड पे हमने काफ़ी टाइम जो है वो सर्व कर दिया है। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यस सर। ओके, पाइपलाइनिंग के बाद दूसरा कंसेप्ट आता है ब्रांच प्रेडिक्शन। ब्रांच प्रेडिक्शन का ताल्लुक जो है वो कोड से है प्राइमरली। चले, अनस भी आ गए। ओके, अनस भी आ गए हैं, तो अभी हम दोबारा से ये रिपीट कर रहे हैं परफॉर्मेंस का पार्ट। जो ब्रांच प्रेडिक्शन है, इसकी जब हम बात करेंगे तो ये इंस्ट्रक्शन कोड की बात होगी, जिसमें कोड ब्लॉक या पूरे प्रोग्राम जो है उसकी हम बात करेंगे। ओके, अनस कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अनस, हम ये सेशन रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। ओके, कोई बात नहीं, आपका इंटरनेट का प्रॉब्लम है, कोई मसला नहीं है। उसकी वजह यह है कि अब हम इस सेशन को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं ना, तो इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी।
तो इंशाल्लाह ताला आपका ये जो इंटरनेट का प्रॉब्लम होने की वजह से जो इश्यूज़ हैं वो भी काफ़ी हद तक रिज़ॉल्व हो जाएंगे। आज मुझे किसी काम से ज़रा शहर से बाहर जाना पड़ गया, जिसकी वजह से थोड़ा-सा मैं थोड़ा-सा ज़रा थकन भी महसूस कर रहा, इसलिए थोड़ा-सा ज़रा स्लो जो है ना चीज़ें चल रही हैं। ओके, ब्रांच प्रेडिक्शन को हम समझते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। ब्रांच प्रेडिक्शन जो है इसको हम समझते हैं जो इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि अगर तो जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो एक सीक्वेंशियल वे में लिखी जाती हैं, यानी एक इंस्ट्रक्शन आ रही है, इंस्ट्रक्शन 1 आ रही है, फिर 2 आ रही है, फिर 3 आ रही है, इस तरीके से इंस्ट्रक्शंस चल रही है ना, तो जो पाइपलाइनिंग है वो बहुत अच्छा काम करेगी। लेकिन कभी ऐसा होता है जैसे इंस्ट्रक्शन 1 जो है उसमें इफ स्टेटमेंट आ गई। अब अगर इफ स्टेटमेंट आ गई है और अगर वो ट्रू होती है तो लाइन नंबर 2 जो है वो एग्जीक्यूट होगी, और अगर वो ट्रू नहीं होती तो फिर 2 की बजाय कोई और लाइन, लेट से लाइन नंबर 11 है या इंस्ट्रक्शन 11 है, वो एग्जीक्यूट होगी। तो इस सूरत में जो जो इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन यानी जो पहले हम कंसेप्ट पढ़ के आए हैं वो फेल हो जाता है। फेल इस सेंस में हो जाता है कि अब चूंकि कंडीशन आ गई है ना, तो अब जब तक कंडीशन को इवेलुएट ना किया जाए कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, उस वक्त तक जो है वो प्रोसेसर को पता नहीं चलेगा कि नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन उसने फेच करनी है वो कौन सी है, क्या वो इंस्ट्रक्शन 2 है या इंस्ट्रक्शन 11। जबकि पाइपलाइनिंग में इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो एक तरीके से फेच होती हुई आ रही है। तो इस सूरत में जो अप्रोचेस हैं उनमें एक अप्रोच ब्रांच प्रेडिक्शन कहलाती है। प्रोसेसर हैज ए स्मॉल बफर in which processor can store multiple instructions, जैसे कैश है। प्रोसेसर एक ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है उसको अपने अंदर फेच कर लेगा और पहले उनको इवेलुएट करेगा, और इवेलुएट करने के बाद कि इसमें कोई कंडीशन तो नहीं, अगर कंडीशन है तो उस सूरत में फिर वो ब्रांच प्रेडिक्शन यूज करते हुए कि जो है कंडीशन फॉल्स हो रही है या ट्रू हो रही है, उसके तहत जो है वो फिर आगे क्या नाम है एग्जीक्यूशन की तरफ भेजेगा, स्टेजेस की सूरत, स्टेजेस को आगे एग्जीक्यूशन में भेजेगा। अच्छा, किताब में कुछ चैप्टर्स आगे आएंगे जिनमें ये चीज़ें जो है ग्राफिकल फॉर्म में भी उसने बताई, उस वक्त ये ज़्यादा बेहतर अंदाज में हम सीख लेंगे। अभी चूंकि इसने ग्राफिकल जो है वो हमें बताया नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन बता दी है। ओके, द प्रोसेसर लुक्स अहेड इन द इंस्ट्रक्शन कोड fetched from memory and predicts which branch or group of instructions are likely to be processed next, कौन सी instructions execute होंगी। If the processor gets right most of the time, it can prefetch the correct instructions and buffer them so that the processor is kept busy। जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमने प्रोसेसर को बिजी रखना है, और प्रोसेसर जितना बिजी रहेगा उतना ही हम कहेंगे कि सिस्टम जो है वो एफिशिएंट है। द मोर सोफिस्टिकेटेड एग्जांपल्स ऑफ दिस स्ट्रेटजी प्रेडिक्ट नॉट जस्ट द नेक्स्ट ब्रांच but multiple branches ahead. Thus, branch prediction potentially increases the amount of work available for the processor to execute. Obviously, अगर हम इस चीज को ब्रांच प्रेडिक्शन को हार्डवेयर लेवल पे इम्प्लीमेंट करें तो ये बात ठीक है कि प्रोसेसर जो है उसके लिए काम बढ़ गया है। प्रोसेसर का एक हिस्सा जो है वो ब्रांच प्रेडिक्शन में मसरूफ होगा और एक हिस्सा उसको एग्जीक्यूट करने में मसरूफ होगा। लेकिन कुछ जो है वो कंपाइलर्स जो हैं वो बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं, वो इंस्ट्रक्शंस को इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर देते हैं या जो है वो लाइब्रेरीज की मदद से
आपके प्रोसेसर के लिए उसको एग्जीक्यूट करना बहुत आसान हो जाता है। यानी जो ब्रांच प्रेडिक्शन है उस सॉफ्टवेयर में उसका एक कंपोनेंट या फुल्ली इम्प्लीमेंट कर देते हैं और पूरे का पूरा जो प्रोग्रामर ने कोड लिखा होता है वो कोड जो है वो सॉफ्टवेयर प्रोसेसर आर्किटेक्चर को देखते हुए ऑर्गेनाइज कर देता है। तो आपने तो अपनी इंस्ट्रक्शन में लाइन नंबर 1 लिखी थी और 2 लिखी थी और 3 लिखी थी, लेकिन जो एग्जीक्यूशन होने के लिए गई वो थी 1 2 और उसके बाद 11। तो ये एक बड़ी जबरदस्त किस्म की जो आर्किटेक्ट हैं, कंप्यूटर के जो आर्किटेक्ट हैं, ज़ाहिर आप भी ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, अगरचे आप ये सब्जेक्ट इंट्रोडक्टरी लेवल पे पढ़ रहे हैं, लेकिन ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि कैसे ये होगा, क्योंकि इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल के 1 2 और उसके बाद 11, मे बी इन सम कंडीशन इट हैज़ टू बी 1 2 3 एंड देन 4, ठीक है ना। So then the part of the work is done by the software as well. यहाँ कोई सवाल करना चाह रहे हैं आप जी? यहाँ कोई ज़हन में कोई सवाल आ रहा है जी? खबर आपके ज़हन में? नो सर, समझ आ रहा है। हाँ, किताब में थोड़ा सा इसको पढ़ना भी पड़ेगा जी। अनस, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अनस, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ओके, अनस का मैसेज आ गया कि वो कहने लगे कि नहीं अभी मैं कुछ बोलना नहीं चाह रहा। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। अगर फॉर एग्जांपल समझ में नहीं भी आ रहा तो इसमें कोई मजायका नहीं है, आप किताब को थोड़ा सा रीड करके तो मुझसे जो भी आपको इशू आ रहा होगा वो डिस्कस कर लें। ठीक है, ओके, देन देयर आर आल्सो अदर टेक्निक्स ऑफ एग्जीक्यूशन जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, उसको जल्दी से सिर्फ रीड कर लेते हैं। सुपर स्केलर एग्जीक्यूशन, this is the ability to issue more than one instruction in every processor cycle. In fact, multiple parallel pipelines are used. तो जो पाइपलाइन, इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन है, उनको इंक्रीज कर दिया गया है और मल्टीपल पाइपलाइन है। जैसे 4 पाइपलाइन है अगर, तो 4 4 16 हो जाएंगे। देन डेटा फ्लो एनालिसिस, ये मैं थोड़ी देर पहले बात भी कर रहा था, इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं कि ये कैसे लिखा हुआ है। द प्रोसेसर एनालाइज which instructions are dependent on each other, result or data to create an optimized schedule of instructions। यानी जो schedule है उसको चेंज करेगा कि कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट, इंस्ट्रक्शन का कौन सा हिस्सा या कौन सी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने जाएगी। In fact, instructions are scheduled to be executed when they are ready, independent of the original program order. This prevents unnecessary delays। तो प्रोसेसर को टाइम वेट नहीं करना पड़ता। ये वो चीज़ है जो मैं बता रहा था कि जो डिपेंडेंट कोड है उसको इंडिपेंडेंट कोड में कन्वर्ट कर देते हैं। देन स्पेकुलेटिव एग्जीक्यूशन, जो कंबाइन करती है दो डिफरेंट अप्रोचेस को, ब्रांच प्रेडिक्शन एंड डेटा फ्लो एनालिसिस। एंड सम प्रोसेसर्स execute instructions ahead of their actual appearance in the program execution and then hold the result in temporary locations. And this enables the processor to keep its execution engine as busy as possible by executing instructions that are likely to be needed. तो चूंकि उसके पास टेम्पोररी लोकेशन में रिजल्ट पहले से मौजूद होते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन वो उन रिजल्ट्स को पेस्ट कर देता है और इस तरीके से जो सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। So similarly, there are many methods, but this book primarily focus on the instruction pipeline and different techniques which are used inside the to implement the pipeline। मुख्तलिफ जो पाइपलाइन में जो डिफरेंट टेक्निक्स यूज की गई हैं इम्प्लीमेंटेशन की, उनको ज़्यादा डिटेल से बताया गया है। ये चीज़ आप लोगों के लिए नई नहीं होगी,
इस डायग्राम का मकसद सिर्फ और सिर्फ आइडिया देना है कि जो डेटा रेट्स हैं कंप्यूटर सिस्टम में, दे आर डिफरेंट। कीबोर्ड, माउस अगर आप कंपेयर करें तो कीबोर्ड से आप जब टाइप करेंगे तो कीबोर्ड का अपना बफर और कीबोर्ड जो टाइपिंग की करने की स्पीड है, और माउस से जब आप क्लिक कर रहे होंगे तो माउस का इम्प्लीमेंटेशन जो कि एक डिफरेंट मैकेनिज्म के साथ है, तो उसकी माउस क्लिक जो है वो ज़्यादा इजीली कर सकते हैं। इसी तरीके से स्कैनर में जब हम किसी डॉक्यूमेंट को डिजिटाइज करेंगे तो डिजिटाइजेशन में जो डेटा जनरेट होगा वो स्कैनर की स्पीड, यानी स्कैनर में मोटर लगी हुई है उसकी स्पीड की वजह से डिफरेंट होगा। या अगर हैंडी स्कैनर है, आजकल तो स्कैनर थोड़े डिफरेंट भी आ गए हैं, एप्लीकेशन में भी आ गए हैं, मोबाइल फोन ऐप के तौर पे भी आ गए, लेकिन बहरहाल जो हार्डवेयर स्कैनर है उसकी क्वालिटी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। लेजर प्रिंटर है, ऑप्टिकल डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क अब बहुत कम इस्तेमाल होती है, हार्ड डिस्क है, वाईफाई मोडेम है, ग्राफिक्स डिस्प्ले है, देन देयर इज आल्सो नेटवर्क स्पीड जिसकी यहाँ सबसे ज़्यादा दिखाई गई है। So different components generate data differently, and microprocessor has to handle this data for many reasons, क्योंकि जो भी ऐप बनी हुई है उसके हिसाब से माइक्रोप्रोसेसर हैज टू हैंडल द डेटा। आगे चलते हैं। ये डायग्राम है, ये प्रोसेसर का ट्रेंड दिखा रही है, जिसमें जो है वो फोकस 4 चीज़ों पे किया गया है। ट्रांजिस्टर, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स, फ्रीक्वेंसी, क्लॉक फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, पावर कंजम्पशन एंड नंबर ऑफ माइक्रोप्रोसेसर कोर्स इनसाइड ए माइक्रोप्रोसेसर। अगर एक्स एक्सिस को देखें तो इसमें 1970 से लेकर 2010 तक, और अगर वाई एक्सिस को देखें तो इसमें चूँकि ये डिपेंड करेगा कि हम किस लाइन की बात कर रहे हैं, उसके हिसाब से जो वैल्यू है वो फिर हम उसके हिसाब से यूनिट असाइन कर दें। जैसे ट्रांजिस्टर का यूनिट नंबर होगा, नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। तो ये जो हमारे पास डायमंड के जो शेप्स आ रही हैं, अगर इसमें हम किसी एक 1985 पे देखें तो इसको अगर यहाँ हम मिला लें तो ये 10 की पावर 2 और 10 की पावर 3 के दरमियान है, यानी 100 और 1000 के दरमियान। तो ये तकरीबन 500 और 600 के दरमियान कोई वैल्यू बनेगी। हम 500 कह लें तो 500,000 ट्रांजिस्टर्स are being manufactured inside a single microprocessor। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो अब इसके यूनिट जो है वो फिर मेगाहर्ट्ज होंगे। अब इसमें जो है वो उन्होंने एक स्क्वायर बॉक्स स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया है, तो ये स्क्वायर जो है, और इसके बाद एक लाइन भी ड्रा की है जो इन स्क्वायर के करीब तरीन जो है वो बता रही है, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर की लाइन तो ऊपर ही जा रही है, लेकिन ये अब आहिस्ता आहिस्ता जो फ्रीक्वेंसी है ये लिमिटेड होती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। अभी जो हम 10 जनरेशन देख रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि जो बेस फ्रीक्वेंसी है वो 3 पॉइंट समथिंग गीगाहर्ट्ज और टर्बो फ्रीक्वेंसी है 5.1 गीगाहर्ट्ज, और इसी तरीके से फिर आगे दो और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की रेंजेस हैं, 5.2 और 5.3। 5.3 gigahertz is the maximum for that particular model of Core i9 10th generation माइक्रोप्रोसेसर। इसी तरीके से पावर कंजम्पशन आप देखें, पावर कंजम्पशन भी बढ़ रही है, लेकिन एक वक्त आने के बाद ये स्टेबल हो रही है। नंबर ऑफ कोर्स, ये इस पे काम चूंकि थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ है 2005 के आसपास, तो इसके बाद फिर इसकी जो है वो ग्राफ ऊपर जाना शुरू हुआ, सिंगल कोर के बाद ऊपर की तरफ। ओके, मल्टी कोर और जो मैनी आईसीज ऑन ए सिंगल चिप, यानी मैनी इंटीग्रेटेड कोर्स
सकते हैं। जनरल पर्पस जीपीयू, ये हम किताब से किया था, ये हमने बुक से पढ़ा था, तो इस टॉपिक के लिए बुक को जरा कंसल्ट करना पड़ेगा। यहाँ कोई ज़हन में सवाल आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। नो सर, समझ आ गया। ओके, अब मैं आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, मैं काफ़ी थकन महसूस कर रहा हूँ, तो क्यों ना हम जो है वो कल फिर आप ये तीनों स्लाइड्स में आपको शेयर कर देता हूँ। अगर कोई सवाल होगा तो कल फिर आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है? श्योर सर। इज इट ओके? जी, क्या ये ओके है? मैं आपको ये स्लाइड्स जो हैं ये शेयर कर दूं। एक स्लाइड तो मैं आपको पहले दे चुका हूं। ओके, ये मैंने आपको शेयर कर दी हैं, ठीक है? अब इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी आप साथियों से। कोई सवाल है तो आप पूछें। नो सर, सवाल तो नहीं है, जो समझ नहीं आएगा स्लाइड्स पढ़ने के बाद वो मैं आपसे पूछूंगा। इसके बाद जो हम इंशाल्लाह ताला 3rd चैप्टर पढ़ेंगे, और फिर हम आपका जो है वो मिड टर्म हमने लेना है, तो आप इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा, और कोई सवाल हो तो वो फिर कल आप मुझसे पूछ लीजिएगा। कल हम इंशाल्लाह अपनी क्लास 2 बजे स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ठीक है सर। ओके। अनस कुछ पूछ रहे हैं। बेटा आप अब कल जो है वो हमसे सवाल कीजिएगा और अपना माइक वगैरह चेक कर लीजिएगा, ताकि आप हमसे सवाल पूछ सकें, ठीक है? या अपना सवाल कहीं लिख लीजिएगा, तो फिर यहाँ पे आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।